लेकिन अब देखना होगा कि क्या सुबोध राकेश जी, अभिषेक राकेश जी और देशराज कर्णवाल जी मिलकर के ममता राकेश जी से युद्ध कर पाएंगे और युद्ध में जीत पाएंगे क्या? जी हाँ, चुनावी युद्ध की बात कर रहा हूं। या ममता राकेश जी का वर्चस्व बरकरार रहेगा? जैसे विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता, लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक वोट कांग्रेस को मिली, तो फिर से ये जो चुनाव है लोकसभा 2024 का, इसमें वोट सबसे अधिक किसे मिलेगा? सुबोध राकेश जी जब बीजेपी में थे तो उन्हें विधानसभा में 42,369 वोट मिले, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 31,207 वोट मिलते हैं। सुबोध राकेश जी फिर भी बीजेपी में रहते हैं। तो जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उन्हें 42,000 वोट मिले, और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो बीजेपी को 31,000 वोट मिलते हैं। तो उनके जो समर्थक हैं, क्या वो बीजेपी को वोट नहीं देते? दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क, और आज हम बात करने वाले हैं भगवानपुर विधानसभा की कि आखिर भगवानपुर विधानसभा में क्या स्थिति है, क्या है चुनावी समीकरण। ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आखिर भगवानपुर विधानसभा में कितने वोट किसको किसको पड़ेंगे? फिलहाल भगवानपुर विधानसभा की विधायिका हैं ममता राकेश जी, और अगर आप कैलकुलेशन करेंगे वोटों की तो वो हम आपको बताते हैं। लेकिन सुन लीजिए और समझ लीजिए कि भगवानपुर विधानसभा में एक ही परिवार का वर्चस्व है। पहला नंबर भी आने वाला उसी परिवार का, दूसरा नंबर आने वाला भी उसी परिवार का। कभी कोई एक कांग्रेस से, दूसरा बीजेपी से आ जाता है, तो कभी पहला कांग्रेस से और दूसरा बीएसपी से। अब कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी का गठबंधन तौर तरीकों को बाद में बताता रहूंगा, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवानपुर विधानसभा का जो वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भगवानपुर विधानसभा चुनाव जो 2017 का है, इसमें बीजेपी से चुनाव लड़े थे सुबोध राकेश जी, और वोट मिले थे उन्हें 42,369 वोट। कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी 2017 में ममता राकेश जी, और उन्हें वोट मिले 44,882 वोट। बीएसपी से रामकुमार राणा जी लड़े, जिन्हें 4,069 वोट मिले। अदर्स में 1,831 वोट मिले। टोटल जो वोट पड़े उस विधानसभा में 93,151 वोट पड़े। अब बात करते हैं 2022 के चुनाव की। 2022 का चुनाव बीजेपी से सत्यपाल जी लड़े, कांग्रेस से ममता राकेश जी, क्योंकि ममता राकेश जी चुनाव 2017 में जीती थी, और दूसरी बार भी चुनाव लड़ी ममता राकेश जी कांग्रेस से, और बीएसपी से लड़े सुबोध राकेश जी। उन्हें वोट मिले 39,997 वोट, और ममता राकेश जी को 44,000। यानी दूसरी बार, यानी कि 2022 का चुनाव भी ममता राकेश जी जीतती हैं, और 2017 का चुनाव भी ममता राकेश ही जीतती हैं, भले ही सुबोध राकेश बीजेपी में रहे हों या बसपा में। लेकिन अब थोड़ा समीकरण और बदल गया। समीकरण यह बदल गया कि अब सुबोध राकेश जी आ गए हैं बीजेपी में। बीजेपी में आने के बाद कितने वोट प्रभावित कर पाएंगे, यह एक अहम सवाल है। लेकिन इस आधार पर देखा जाए, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव का आकलन किया जाए तो कांग्रेस का वोट ज्यादा है बीजेपी और बसपा के तुलना में। और दूसरी तरफ जब बीजेपी से सत्यपाल सिंह जी लड़ते हैं, तो भी उन्हें मात्र 12,000 वोट मिलते हैं। सुबोध राकेश अपने समर्थकों के साथ वोट ले जाते हैं 39,997। अब आते हैं आपको 2014-2019 के इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बारे में। आपको अच्छे से पता है कि दोनों कंडीशंस में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी चुनाव जीते थे। लेकिन जरूरी यह है जानना आप लोग के लिए कि आखिर लोकसभा चुनाव में भगवानपुर विधानसभा का क्या कंट्रीब्यूशन है। लोकसभा चुनाव में भगवानपुर विधानसभा के वोटर्स किस पार्टी को और किस व्यक्ति को वोट करते हैं, और भगवानपुर विधानसभा के वोटर्स क्या देखते हैं, पार्टी देखते हैं या व्यक्ति देखते हैं। हमने तो आपको सबसे पहले कह दिया था कि भगवानपुर विधानसभा में दो लोग, ममता राकेश, सुबोध राकेश जी, 2017 से लगातार ये चीज देखने को मिल रही है कि ममता राकेश जी और सुबोध राकेश जी एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं। ममता राकेश जी लगातार कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं, और सुबोध राकेश जी बीजेपी, बीएसपी, अब शायद अगली बार किस पार्टी से लड़ें, बीजेपी में आ चुके हैं। ममता राकेश जी अपनी राजनीतिक सूझबूझ से लगातार चुनाव जीत रही हैं। अब हम आपको बताते हैं
अगले चुनाव की बात। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, इस चार्ट में साफ तौर पर हरिद्वार लोकसभा और भगवानपुर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भगवानपुर विधानसभा से बीजेपी को 33,537 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 37,843 वोट। सोच करके देखिए कि कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में भी ज्यादा वोट लेकर के आती है भगवानपुर विधानसभा में, और बीएसपी को मिलते हैं 11,470 वोट और अदर्स में 2161 वोट। और फिर विधानसभा की बात आपको हमने बता दी है। अब हम आते हैं 2014 के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलते हैं 31,207 वोट और कांग्रेस को 36,400 वोट, जबकि बीएसपी ज्यादा मार्जिन लेती है अपने पिछले लोकसभा चुनाव से। पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी को मिले थे 11,470 और जबकि दूसरे चुनाव में बीएसपी को मिलते हैं 20,663 वोट और अदर्स को 1,479 वोट। अब आप इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं 4 कंडीशंस में, लोकसभा चुनाव 2014 का हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, या 2019 का लोकसभा चुनाव, या फिर से 2022 का विधानसभा चुनाव, चारों लगातार बैक टू बैक इलेक्शंस में बीजेपी के वोटर्स कम रहे हैं एज कंपेयर टू कांग्रेस। और एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जब सुबोध राकेश जी लड़ते हैं बीजेपी से, उन्हें वोट मिलता है 42,369 वोट, और जब वही बीएसपी से चुनाव लड़ते हैं तो 39,997 वोट मिलते हैं और बीजेपी मात्र 12,000 पर सिमट कर रह जाती है। तो क्या हम यह मान लें कि सुबोध राकेश जी का अपना एक वर्चस्व है, अपना एक समर्थन है, अपने वोटर्स हैं, सुबोध राकेश जी जहां जा रहे हैं वहां पर उनके वोटिंग की संख्या बढ़ जा रही है? या यह मान लें कि भगवानपुर विधानसभा पार्टीगत नहीं, व्यक्तिगत समर्थकों की विधानसभा हो गई? व्यक्तिगत समर्थन है, मतलब नेताजी अगर बीजेपी में है तो बीजेपी को वोट मिल गया ज्यादा, नेताजी जब बसपा में गए तो बसपा को ज्यादा वोट मिल गया, अब नेताजी फिर से आ गए कहां? बीजेपी में। तो सवाल यह है कि क्या सुबोध राकेश जी अपने समर्थकों का वोट बीजेपी को दिला पाएंगे? लेकिन यह सोचने वाली बात है, लगातार 4 इलेक्शंस के रिजल्ट्स हम आपको बता रहे हैं। ममता राकेश जी 2017 का चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव, लगातार ममता राकेश जी यानी कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट मिले हैं। अब देखिए, क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी बाजी मारेगी या कांग्रेस? इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। ममता राकेश जी स्वयं विधायक हैं वहां पे कांग्रेस पार्टी से, तो ममता राकेश जी का वर्चस्व ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को वोट ज्यादा मिला है। तो क्या ममता राकेश जी अपने वोटों को बरकरार रखेंगी और मजबूती से लड़ करके इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए और ज्यादा वोट बटोरेंगी? यह देखना होगा। और सुबोध राकेश जी क्या करेंगे? अब सुबोध राकेश जी जब बीजेपी में थे तो उन्हें विधानसभा में 42,369 वोट मिले, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 31,207 वोट मिलते हैं। सुबोध राकेश जी फिर भी बीजेपी में रहते हैं, तो जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उन्हें 42,000 वोट मिले, और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो बीजेपी को 31,000 वोट मिलते हैं। तो उनके जो समर्थक हैं, क्या वो बीजेपी को वोट नहीं देते? सवाल है। या अपने समर्थकों का वोट वो बीजेपी को नहीं दिला पाते, या बीजेपी के हित में उन्होंने काम नहीं किया? बैक टू बैक लगातार ममता राकेश जी जीती। अभिषेक राकेश जी एक फैक्टर हैं। अभिषेक राकेश जी कौन? ममता राकेश जी के पुत्र हैं, वो हैं बीजेपी में। तो सवाल यह है कि वो वोट मांगेंगे किसके लिए? माता जी के लिए या पार्टी के लिए? माता जी के लिए मांगते हैं तो कांग्रेस के लिए मांगना पड़ेगा, और अगर वो पार्टी के लिए मांगते हैं तो बीजेपी के लिए मांगना पड़ेगा और माता जी के खिलाफ जाकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और काम कौन कर रहा है? भगवानपुर विधानसभा में सबसे अधिक वोट लाने की कोशिश, जद्दोजहद कौन कर रहा है? यह भी सोचनीय है। और देशराज कड़वाल जी, देशराज कड़वाल जी का याद होगा, देशराज कड़वाल जी और ममता राकेश जी के बीच का विवाद आपको पता होगा। तो देशराज कड़वाल जी चले गए भगवानपुर विधानसभा में, उन्होंने कहा कि अब हम यहां से चुनाव लड़ेंगे, और देशराज कड़वाल अपने पोस्टर लगवाने लगे उस विधानसभा में। तो क्या देशराज कड़वाल जी की भूमिका होगी
कि हरिद्वार लोकसभा के चुनाव में भगवानपुर से ज्यादा बीजेपी में वोट शिफ्ट करा पाए। अब तो हो गए तीन नेता, अब हो गए बीजेपी में तीन नेता। हालांकि और सारे हैं, अमन त्यागी जी हैं, जो मास्टर सत्यपाल सिंह जी हैं, जो बीजेपी से चुनाव लड़े। तो जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं सभी नेता हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये वो लोग हैं जो जिनके इर्द गिर्द चीजें घूम रही हैं, बीजेपी के अन्य नेता हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सुबोध राकेश जी, अभिषेक राकेश जी और देसराज कर्णवाल जी मिलकर के ममता राकेश जी से युद्ध कर पाएंगे और युद्ध में जीत पाएंगे क्या? जी हां, चुनावी युद्ध की बात कर रहा हूं। या ममता राकेश जी का वर्चस्व बरकरार रहेगा, जैसे विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता, लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक वोट कांग्रेस को मिली, तो फिर से ये जो चुनाव है लोकसभा 2024 का, इसमें वोट सबसे अधिक किसे मिलेगा? यह है कुछ सवाल, जो सवाल आप लोग के लिए है कि बीजेपी का दारोमदार किस नेता पर रहेगा, सत्यपाल सिंह जी के ऊपर, सुबोध राकेश जी के ऊपर, या अन्य किसी और के ऊपर? वोट बढ़ा कौन सकता है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप हमें बताइए। और भाजपा ज्वाइन करने वाले सुबोध राकेश जी की वोट कितनी है? 2017 के चुनाव में उन्हें वोट ज्यादा मिलते हैं, 2019 के चुनाव में बीजेपी के वोट कम हो जाते हैं, जबकि वो रहते बीजेपी में ही हैं। तो क्या वोट इस बार बढ़ा पाएंगे? क्योंकि अब वो बीएसपी से फिर से आ गए हैं बीजेपी में, तो क्या सुबोध राकेश जी बीजेपी का वोट बढ़ा पाएंगे? ये एक अहम सवाल है। जितनी वोट उनको पिछली चुनाव में मिला था, लोकसभा में 31,207 वोट पड़े थे, तो क्या इस लोकसभा में 31,700 से, या जो 42,000 के आसपास जो वोट उनको बीजेपी में रहते हुए मिला था, क्या वो वोट इस बार बीजेपी को मिलेगी? सवाल। क्या कांग्रेस विधायक ममता राकेश अब इस लोकसभा में जिता पाएंगे अपनी विधानसभा? लगातार बैक टू बैक चुनाव तो ममता राकेश जी जीत रही हैं, लोकसभा में भी कांग्रेस को वोट ज्यादा मिल रही है। अब इस बार तो सभी नेता कह रहे हैं हम मार्जिन लेकर के जाएंगे, 5 लाख पार, 5 लाख पार। तो क्या वो 5 लाख पार के लिए भगवानपुर विधानसभा भाजपा जीत पाएगी? ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आप जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और ममता राकेश जी के वर्चस्व को कम नहीं आंका जा सकता। राजनीतिक सूझबूझ कितनी है आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब से वो विधानसभा का चुनाव लड़ी हैं, तब से लेकर के अभी तक कांग्रेस का मत प्रतिशत भगवानपुर विधानसभा में ज्यादा ही रहा है। और भगवानपुर में कांग्रेस की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये अहम सवाल। ममता राकेश के पुत्र किसको दिलाएंगे वोट? अभी तक उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा तो दिया नहीं है, और बीजेपी के किस कार्यक्रम में अभिषेक राकेश जी जा रहे हैं, यह भी एक अहम सवाल है। जाकर के क्या वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं? इसका जवाब आप जरूर दीजिए हमें। मैंने कहा कि ये आपके मन की बात द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ हम करना चाहते हैं। देसराज कर्णवाल भगवानपुर में कितनी कर पाएंगे कांग्रेस में सेंध हमारी? जी हां, जिनका डायरेक्ट जो जुड़ाव था, टकराव था, वो ममता राकेश जी से था। अनपढ़ वाली बात पे आपको ध्यान होगा, तो उन्होंने प्रमाण दिए कि पढ़े लिखे कितने हैं, काम हमने कितने कराए हैं। अब देसराज कर्णवाल जी को यह भी प्रमाण देना पड़ेगा कि हमारे आने से भगवानपुर विधानसभा में इतने वोटों की संख्या बढ़ गई। सुबोध राकेश जी को भी प्रमाण देना पड़ेगा कि हमारे आने से बीजेपी की संख्या बढ़ गई। और ममता राकेश जी का वर्चस्व अपना चला आ रहा है। उमेश कुमार को भगवानपुर में कितना समर्थन मिलेगा? सारी पार्टी देख ली। अब की बार केतली का जो स्टेटमेंट चल रहा है कि उमेश कुमार जी अब की बार भगवानपुर विधानसभा में कितना समर्थन ले पाएंगे? क्या वो बीजेपी कांग्रेस के चक्र को तोड़ करके वो अपने वोट ले पाएंगे, अपने लिए वोट इकट्ठा कर पाएंगे? ये भी एक अहम सवाल है। और जाएगा तो कितने वोटों की संख्या उमेश कुमार जी के पास जा सकती है, वो आप हमें जरूर बताइए। और बसपा के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है भाई भगवानपुर में? सुबोध राकेश जी तो वहां से बीजेपी से आ गए, बसपा से आ गए बीजेपी में, तो कौन लड़ाई लड़ रहा है? जवाब दीजिए। और ऐसा कोई नेता जिसका नाम मैंने नहीं लिया हो, वो नेता जो बीजेपी, कांग्रेस, बसपा या निर्दलीय को जिताने का प्रयास कर रहा हो, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
बताइए कि ये हमारा नेता है, जो नेता बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए, अपनी पार्टी के वोट को बढ़ाने के लिए। तो भगवानपुर विधानसभा के एनालिसिस को देख लिया आपने, और ये सवाल आपके लिए है, इसका जवाब आप जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। आज हमने बात की भगवानपुर विधानसभा को लेकर के। आखिर भगवानपुर विधानसभा के वोटर्स लोकसभा में किस पार्टी का साथ देंगे या किसी व्यक्ति का साथ देंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।